आज हम 15वां चैप्टर शुरू करते हैं। नेशनल इनकम की जो अवधारणाएं हैं उसको। चैप्टर हमारा जो 15वां है, इसके अंदर राष्ट्रीय आय की परिभाषा और अवधारणाएं हैं। परिभाषाएं हमने पिछले वीडियो में देखी थी। उसके अंदर मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी, जैसे मार्शल की परिभाषा, पीगू की परिभाषा, फिशर की परिभाषा, साइमन कुजनेट्स की परिभाषा। तो हमने राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ व्याख्या की थी। आज हम राष्ट्रीय की अवधारणाएं करते हैं। देखो, सामान्य शब्दों में राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? जनरल आपको राष्ट्रीय के बारे में बताना हो कि नेशनल इनकम है क्या चीज? किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कहते हैं। वैसे ये जीडीपी की अवधारणा है, इसी को सामान्य भाषा में हम राष्ट्रीय बोल देते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो, उत्पादन के देश में जितने भी साधन हैं, अगर उनकी आय का योग करेंगे, उत्पादन के जितने भी साधन, मुख्य साधन कौन से उत्पादन के? जैसे उत्पादन करने के लिए श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, हमें उद्यमी भी चाहिए। तो इन साधनों को प्राप्त होने वाली आय जो है, प्रतिफल जो है, जैसे श्रम का प्रतिफल क्या होता है? उसका पारिश्रमिक जो है वो क्या होता है? उसकी मजदूरी होती है या वेतन होता है। श्रम को मजदूरी या वेतन मिलता है। पूंजी पर ब्याज, भूमि पर भूमिपति को लगान प्राप्त होगा और उद्यमी को अंत में जो है वो प्रॉफिट प्राप्त होगा। किसी अल्पकालीन अवधि में किसी विशेष स्थिति में हानि भी हो सकती है, लाभ या हानि दोनों स्थिति हो सकती है, परंतु लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट ही होता है। तो इस तरह से अगर हम इन सब उत्पादन के साधनों की आय का योग करेंगे, श्रम को मजदूरी कितनी मिल रही है, पूंजी पर ब्याज कितना मिल रहा है और भूमिपति को लगान कितना मिल रहा है, देश के सभी साधनों की आय का योग कर लीजिए, ये राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। तो सामान्य भाषा के अंदर इसी तरह से व्यय रीति से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सामान्य भाषा में या तो सीधा बोल दो, देश के उत्पादन के साधनों की आय का योग ये राष्ट्रीय आय है, या फिर आप ये कह सकते हो कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं? ये राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की जितनी भी अवधारणाएं हैं, राष्ट्रीय आय की मैं आपको कौन कौन सी अवधारणाएं करवाऊंगा। देखो, राष्ट्रीय आय की पहली अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद। पहली अवधारणा कौन सी है? सकल घरेलू उत्पाद। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। क्या चीज है ये? जीडीपी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसको हम दोनों तरह से ज्ञात करते हैं। दोनों तरह से मतलब इसको साधन लागत पर भी ज्ञात करते हैं, साधन लागत फैक्टर कॉस्ट, इस पर भी ज्ञात करते हैं, और इसको हम बाजार कीमत पर भी ज्ञात करेंगे। बाजार कीमत पर भी ज्ञात करेंगे, मार्केट प्राइस पर भी, दोनों पर ही ज्ञात करेंगे। इसको हम सकल घरेलू उत्पाद को, जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको फैक्टर कॉस्ट पर भी ज्ञात किया जाएगा और इसको मार्केट प्राइस पर भी ज्ञात किया जाएगा। दूसरी अवधारणा हमारी कौन सी है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये भी दोनों पर ज्ञात की जाएगी, एफसी पर भी और एमपी पर भी। फैक्टर कॉस्ट पर भी ज्ञात करेंगे इसको हम, और मार्केट प्राइस पर भी इसको ज्ञात करेंगे। इसी तरह से तीसरा पॉइंट देखो, अब हम करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे, जीएनपी। जीएनपी को भी दोनों पर ज्ञात कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर भी और मार्केट प्राइस पर भी। फैक्टर कॉस्ट पर भी ज्ञात किया जाएगा, मार्केट प्राइस पर भी। ये हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरह से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हम क्या कहेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये भी एफसी और एमपी दोनों पर ज्ञात होगी।
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये एनएनपी, अपने नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ये भी दोनों पर ज्ञात होगी। आगे जो अवधारणाएं हैं इनमें हम जैसे आप ज्ञात कर सकते हो निजी आय। निजी आय, निजी आय के बाद में व्यक्तिगत आय, प्राइवेट इनकम हो गई, व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम हो गई, खर्च योग्य आय, खर्च योग्य आय या फिर आप इसको प्रवर्त्य आय भी बोल सकते हो। खर्च योग्य आय को डिस्पोजेबल इनकम DI, ये प्राइवेट इनकम है, ये पर्सनल इनकम है, ये डिस्पोजेबल इनकम है। इसी तरह से आप प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय ये भी अवधारणा ज्ञात कर सकते हो। क्या चीज होती है प्रति व्यक्ति आय, ये आपने पीछे क्लासों में भी पढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है। इसी तरह से मौद्रिक आय क्या चीज होती है, मौद्रिक आय और वास्तविक आय, वास्तविक आय, ठीक है ना। ये नीचे जो है प्रति व्यक्ति आय है, ध्यान से सुना, ये नीचे आगे आ नहीं रहा होगा इसमें। प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक आय और वास्तविक आय, तीन है। अब इसको पढ़ेंगे हम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो अवधारणाएं हैं ये यहाँ खर्च योग्य आय तक है, आप प्रति व्यक्ति आय तक ले लीजिए, ठीक है ना। ये लास्ट जो मौद्रिक आय, वास्तविक आय है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो 8 अवधारणाएं है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे ज्यादा जो समझने वाली है, क्योंकि इनमें तो सिंगल सूत्र होगा, उसको देखना है हमें। ये समझने वाली जो अवधारणाएं हैं फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, सकल घरेलू उत्पाद फैक्ट्री कॉस्ट पर भी ज्ञात करेंगे, मार्केट प्राइस पर भी। इसी तरह से एनडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दोनों पर ज्ञात करेंगे। ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दोनों पर। इसी तरह से ये भी दोनों पर ज्ञात होगा। देखो ये सब राष्ट्रीय की अवधारणाएं हैं। इन सब अवधारणाओं में जो सबसे सर्वोत्तम अवधारणा है उत्पादन के निष्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी अवधारणा कौन सी है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और वो भी किस पर, फैक्ट्री कॉस्ट पर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद फैक्ट्री कॉस्ट पर। इसीलिए ये सबसे बड़ी अवधारणा होने के कारण उत्पादन के निष्पादन की दृष्टि से प्रत्येक देश जो है या लगभग देश जो है वो राष्ट्रीय की गणना के लिए इन सब अवधारणाओं में से किसको चुनते हैं, सबसे बड़ी अवधारणा कौन सी मानी जाती है, एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट मानी जाती है। एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट ये अवधारणा ही नेशनल इनकम कहलाती है। वैसे तो ये सभी नेशनल इनकम की अवधारणाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी अवधारणा कौन सी, एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट की अवधारणा है। देखो ये सब अवधारणा बताने से पहले आपको इन अवधारणाओं में कुछ कंसेप्ट है वो क्लियर करने पड़ेंगे। कुछ मैंने पीछे चौथे चैप्टर के अंदर आपको बताए। यहाँ देखो इन दोनों अवधारणाओं में अंतर क्या है, क्या अंतर है इसमें। ये सकल घरेलू उत्पाद है और ये क्या चीज है, शुद्ध घरेलू उत्पाद है। ये भी एक घरेलू अवधारणा है, डोमेस्टिक, ये भी एक घरेलू अवधारणा है, डोमेस्टिक। घरेलू शब्द का मैंने अर्थ बताया, घरेलू सीमा क्या होती है, मतलब अपने देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो आर्थिक क्रिया है उसको कहते हैं। ये भी घरेलू अवधारणा है, ये भी घरेलू अवधारणा, ठीक है। उत्पाद दोनों में ही है। इन दोनों के अंदर अंतर जो है वो सकल और शुद्ध का होता है। अब सकल और शुद्ध के अंदर अंतर क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा, सकल और शुद्ध के अंदर अंतर जो है वो डेप्रिसिएशंस का होता है, गिरावट व्यय का होता है, ठीक है। इसी तरह से और क्या अंतर है इनमें, ये दो अवधारणाएं घरेलू की थी और जो नीचे दो अवधारणाएं वो किसकी है, राष्ट्रीय की है। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे कि घरेलू और राष्ट्रीय में क्या अंतर होता है। दूसरा अंतर, पहला अंतर कौन सा, सकल शुद्ध में क्या अंतर है। दूसरा अंतर घरेलू और राष्ट्रीय में क्या अंतर है। और तीसरा अंतर फैक्ट्री कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या अंतर होता है। आपको इन अवधारणाओं को करने से पहले आपको ये 3 कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आपको जो है इन सब अवधारणाओं की आसानी से समझ में आएगी। तो हम सबसे पहले जो है इन अवधारणाओं को करने से पहले आप इनको एक बार नोट कर सकते हो रफ में, फिर हम बाद में इसकी डिटेल से व्याख्या करेंगे। लेकिन व्याख्या करने से पहले आपको ये अंतर पता होना चाहिए, सकल शुद्ध में अंतर, फैक्ट्री कॉस्ट मार्केट प्राइस में अंतर, और घरेलू और राष्ट्रीय में क्या अंतर होता है। तो हम सबसे पहले इन अंतर की बात करते हैं। पहला अंतर देखो, सकल व शुद्ध में क्या अंतर है, ये हमने वैसे पीछे कर लिया। सकल निवेश और शुद्ध निवेश सब मैंने बताया था, उस पे किया था। देखो पहला, सकल व शुद्ध में अंतर क्या है। सकल यानी कि ग्रॉस,
व शुद्ध या विशुद्ध नेट में अंतर, सकल व शुद्ध में अंतर, या विशुद्ध भी बोल सकते हो, शुद्ध और विशुद्ध एक ही बात है, ठीक है। नेट को ही कहते हैं सकल और शुद्ध। इसमें क्या अंतर बताया मैंने आपको, इनमें अंतर रहेगा गिसावट का, गिसावट व्यय का अंतर रहेगा। किसका अंतर है इसमें, गिसावट का। डेप्रिसिएशंस, डेप्रिसिएशंस, डेप्रिसिएशंस जो है गिसावट व्यय, गिसावट व्यय के बारे में मैंने बताया, जो पूंजीगत उपभोग होता है, जो पूंजीगत टूट फूट होती है, मशीनों की जो टूट फूट होती है, या फिर एक लेखा वर्ष के अंदर जो उस मशीन के अंदर जो मूल्य में जो कमी आई है, कीमत में जो कमी हुई है, तो इसको मूल्य ह्रास भी कहते हैं। अब इनमें देखो क्या अंतर है, दोनों में गिसावट का है। अब आपको कोई भी अवधारणा जब कभी भी सकल की दी होती है, सकल की कोई अवधारणा दी होगी और आपको शुद्ध ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? आपको सकल भी दिया हुआ है, गिसावट भी दी हुई है, आपको शुद्ध ज्ञात करना है, तो हम सकल में गिसावट को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? सकल में गिसावट को जोड़ेंगे, घटाएंगे। देखो ये शुद्ध है और सकल यानी कि ये ज्यादा है, सकल कुल हो गया, तो कुल में जब कुछ घटाएंगे तभी तो शुद्ध आएगा ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सकल में से आपने जो गिसावट व्यय है इसको घटाना पड़ेगा। गिसावट व्यय क्या होगी, घटेगी। शुद्ध जब ज्ञात करना है तो सकल में से क्या करेंगे, हम गिसावट व्यय को घटा देंगे। अब अगर आपको एक चीज पता चल गई तो हम दूसरा तो कर ही सकते हैं। कई बार मान लीजिए आपको अवधारणा दी होती है शुद्ध की, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, शुद्ध भी दिया हुआ है, गिसावट भी दी हुई है, आपको सकल ज्ञात करना है, तो उसी शुद्ध में हम इसको क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशंस जो है, गिसावट व्यय जो है, उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये मुख्य अंतर है इसमें। सकल व शुद्ध में क्या अंतर है, सकल और शुद्ध में यही अंतर है डेप्रिसिएशंस का। अगर आपको शुद्ध ज्ञात करना है तो सकल में डेप्रिसिएशंस को घटाना पड़ेगा ग्रॉस में से, और सकल जब ज्ञात करना है तो शुद्ध में हम डेप्रिसिएशंस को जोड़ देंगे। ये अंतर हुआ। तो अब क्लियर हुआ ये कि सकल में गिसावट को घटाएंगे तो शुद्ध, शुद्ध में गिसावट को जोड़ा तो सकल। वैसे अगर आपको एक चीज याद है कि शुद्ध ज्ञात करना है तो सकल में से ये घटाना है, तो दूसरा तो हो जाएगा ना, सकल है, आप जब सकल ज्ञात करोगे यहाँ तो गिसावट इस तरफ आएगी तो पॉजिटिव हो गई, गिसावट में, ठीक है। तो सकल जब ज्ञात करना है तो शुद्ध में क्या होगा, गिसावट जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। अब दूसरा देखो इसके अंदर, पहला है सकल व शुद्ध में अंतर। अब दूसरा, घरेलू व राष्ट्रीय में क्या अंतर है, घरेलू व राष्ट्रीय में अंतर क्या है? देखो इसमें जो अंतर होता है घरेलू व राष्ट्रीय में अंतर, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या अंतर है, डोमेस्टिक एंड नेशनल में अंतर क्या है, ये देखिए। इसमें जो अंतर है वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आएगा, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, शुद्ध साधन आय, इसको आप शॉर्ट में NFIA लिख लीजिए, ए को फुट में भी लिख सकते हैं इसके, NFIA, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो देखो घरेलू और राष्ट्रीय, घरेलू अवधारणा एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत है, क्योंकि हमने घरेलू का भी पीछे पढ़ा, घरेलू सीमा यानी कि भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, और राष्ट्रीय शब्द लग गया तो यानी कि वही सामान्य निवासियों की अवधारणा है, मतलब हम घरेलू सीमा से बाहर निकल गए। तो अब देखो इनमें ज्यादा बड़ी अवधारणा कौन सी है, ज्यादा मान किसका आएगा? इसमें घरेलू में तो सिर्फ भौगोलिक सीमा के अंतर्गत है, इसमें राष्ट्रीय विदेशों की आय से प्राप्त आय भी शामिल हो गई, तो ये एक बड़ी अवधारणा है। अगर हमें शुद्ध आय पॉजिटिव प्राप्त होती है तो सकल और शुद्ध में बड़ी अवधारणा कौन सी थी, ये थी, ये ज्यादा मान होता है हमेशा, इसलिए इस बड़े में से ये मान घटाया हमने, सकल में से जब गिसावट को घटाया तो ये प्राप्त हो गया। ऐसी इनमें बड़ी अवधारणा कौन सी, ये है, जब इसमें से ये घटाएंगे तो घरेलू प्राप्त होगा,
और जब आपको राष्ट्रीय ज्ञात करना है तो इसमें ये जुड़ जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या अंतर होगा, जब भी आपको राष्ट्रीय ज्ञात करना है, राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है, और आपको अगर घरेलू दिया हुआ है, घरेलू आय कोई भी दी हुई है, घरेलू आय दी हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे, यानी कि NFIA को जोड़ देंगे इसमें। तो राष्ट्रीय आय जब भी ज्ञात करनी है तो घरेलू आय में हम क्या करेंगे, NFIA को जोड़ देंगे। इसी तरह से घरेलू आय जब आपको ज्ञात करनी है तो घरेलू आय ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करेंगे तो इस तरफ आके माइनस में, राष्ट्रीय आय में हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में NFIA को घटा देंगे। राष्ट्रीय में क्या करेंगे, हम NFIA को घटा देंगे। तो ये हमारा घरेलू व राष्ट्रीय में अंतर हो गया। ये NFIA क्या चीज होता है पीछे मैंने बता दिया, इसकी डिटेल से व्याख्या। तो राष्ट्रीय आय का मतलब इसमें सिर्फ अपने देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले ही नागरिक नहीं है, वो भी शामिल हो गए जो विदेशों से आय प्राप्त कर रहे हैं। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जब घरेलू में जोड़ोगे तो आपको राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी, और जब राष्ट्रीय आय में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटाएंगे तो हमें क्या चीज प्राप्त होगी, डोमेस्टिक इनकम प्राप्त होगी। अब तीसरा अंतर देखो, तीसरा अंतर जो उन अवधारणाओं में था, ये तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको नेशनल इनकम की वो जितनी भी अवधारणाएं थी वो समझ में आएगी। नेक्स्ट है कि बाजार कीमत, बाजार कीमत व साधन लागत जो है, इसमें क्या अंतर है भाई, बाजार कीमत मार्केट जो प्राइस है MP और फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट जो है FC, इसमें क्या अंतर है दोनों में, मार्केट प्राइस और जो फैक्टर कॉस्ट है इसमें क्या अंतर है। देखिए इनमें जो अंतर है, जैसे इन दोनों में अंतर गिसावट का था, इन दोनों में अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का था, और इनमें जो अंतर है वो पीछे जो हमने एक अवधारणा पढ़ी थी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये भी पीछे आ चुका है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसीलिए मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आप जब तक वो कंसेप्ट अच्छी तरह से याद नहीं करोगे तब तक हम ये टॉपिक आगे नहीं कर पाएंगे। ये पीछे बता दिया मैंने, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। वैसे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शॉर्ट में बता देता हूँ, अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटाना है, ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। अब देखो इन दोनों में अंतर, ये अंतर होता है जब भी आपको बाजार कीमत पर ज्ञात करना है, बाजार कीमत पर ज्ञात करना है, आपको साधन लागत पर दिया हुआ है, तो हम NIT को इस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे। NIT क्या चीज है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसको जोड़ देंगे। और जब आपको साधन लागत पर ज्ञात करना है, साधन लागत पर ज्ञात करना है, तो बाजार कीमत में हम क्या करेंगे, NIT को घटा देंगे, NIT को घटा देंगे। देखो बाजार कीमत पर ज्ञात करना है तो साधन लागत में NIT जुड़ जाएगी, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। और साधन लागत पर जब ज्ञात करना है तो बाजार कीमत में NIT घट जाएगी। अब ये क्या चीज है, साधन लागत बाजार कीमत। देखो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो आय रीति है उसको लेते हैं। आय रीति के अंतर्गत क्या होता है कि जब भी आपको उत्पादन के साधन जो है उनकी आय को बताना होता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों की जो टोटल आय होती है ना वो नेशनल इनकम के बराबर होती है। उन जैसे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मान लीजिए कोई भी X वस्तु है, उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज लगी, श्रम लगा, पूंजी लगी, भूमि का टुकड़ा भी चाहिए, ठीक है, और उद्यमी जो है वो भी होना चाहिए, साहसी जो है साहसी वह भी होना चाहिए, जो जोखिम करता है वो भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कच्चा माल वगैरह वो भी लगते हैं, उत्पादन की मुख्य साधन है। इन साधनों का जो प्रतिफल है, इन साधनों का प्रतिफल, जैसे श्रम का प्रतिफल मजदूरी या वेतन, ठीक है, इसका प्रतिफल जो है ये मजदूरी या वेतन, इसका प्रतिफल क्या हुआ, पूंजी का प्रतिफल,
इस पर इंटरेस्ट होगा, ब्याज, भूमि का प्रतिफल क्या है, लगान, रेंट हो गया, और उद्यमी का प्रतिफल जो है वो प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट को शामिल रखता है, जब अपनी वस्तु बेचता है तो उस मार्जिन को शामिल रखता है। अब किसी वस्तु को बनाने में, क्योंकि उसने जो जोखिम उठाया ना, उसकी जो मजदूरी है वो उसने शामिल कर दी। इन सब साधनों की जो अपने का जो प्रतिफल है वो साधन की लागत कहलाएगी। एक वस्तु को बनाने में प्रति इकाई जो है, प्रति वस्तु की इकाई जो है, कितनी मजदूरी दी, कितना ब्याज दिया, कितना उसने जो है वो लगान दिया, और उसने कितना जोखिम उठाया, वो सब चीजें मिलाकर उसने जो है वो टोटल जो है वो उसका खर्च कहलाएगा, व्यय कहलाएगा। ये कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। इसमें कच्चा माल और वो भी लागत शामिल है। किसी भी वस्तु को बनाने में जो लागत है उसको क्या कहते हैं, साधन लागत। साधन लागत किसे कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में की जो लागत है विद प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ बात करेंगे हम इसमें, यानी कि साधन लागत में ये प्रॉफिट भी शामिल है, ठीक है ना। कच्चे माल आदि की, टेक्नोलॉजी आदि सब शामिल है इसके अंदर। साधन लागत उस वस्तु को बनाने की लागत है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई पेन है, कोई कॉपी है, किताब है, कोई और वस्तु है, कोई भी एक्स वस्तु जो बना रहे थे, प्रति इकाई लागत उसकी लगी मान लीजिए 10 रुपए, 10 रुपए लागत लग गई। उस 10 रुपए पेन बनाने की लागत मान लीजिए 10 रुपए लग गई, उसमें मजदूरी भी आ गई, ब्याज भी आ गया, लगान, लाभ, ये सब चीजें आ गई। अब क्या हुआ कि साधन लागत तो 10 रुपए थी, प्रति इकाई की बात कर रहा हूं, प्रति पेन की जो इकाई है वो 10 रुपए थी, इसमें सब लागतें शामिल है, तो ये साधन लागत हो गई, साधनों की टोटल लागत। अब इसने क्या हुआ कि सरकार ने अप्रत्यक्ष कर जो है वो लगा दिया, सरकार ने इस पर अप्रत्यक्ष कर लगा दिया, मान लीजिए कि 5 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उद्यमी इस वस्तु को 10 में तो नहीं बेच पाएगा, उसने अपना प्रॉफिट 10 रुपए में शामिल कर लिया था, अब वो 10 में तो नहीं बेच पाएगा क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर है, तो वो उसका भार आगे डाल सकता है उपभोक्ताओं पर। तो वो 10 रुपए की जो वस्तु थी, 10 रुपए की वस्तु, 5 रुपए का सरकार ने टैक्स लगाया, अब वो कितने में बेचेगा, 15 रुपए में बेचेगा, ठीक है। लेकिन सरकार ने क्या किया कि इसमें कोई 2 रुपए सब्सिडी भी दे दी। जैसे 2 रुपए सब्सिडी दे दी तो इसका मतलब वो इस वस्तु को, अब उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 3 रुपए तो देना पड़ रहा है। यही तो हमारा अप्रत्यक्ष कर था। अप्रत्यक्ष कर क्या था, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या था, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटाना। देखो साधन लागत 10 रुपए थी, साधन लागत 10 रुपए में 5 रुपए सरकार ने टैक्स लगा दिया, उस उद्यमी ने उसको जोड़ा, तो वो बेचने वाला था कितने में, 15 में बेचने वाला था, परंतु सरकार ने उसको 2 रुपए की सब्सिडी भी दे दी, तो उसने जो है आर्थिक सहायता मिलने पर अब उसने इसको कितने में बेचा, 13 रुपए में बेचा। साधन की लागत कितनी थी, 10 रुपए थी, बाजार का उसका मूल्य कितना हो गया, 13 रुपए हो गया। ये क्या कहलाता है, उसका बाजार मूल्य कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगी, ये बाजार मूल्य कहलाएगा, 13 रुपए। अब आप इसको ऐसे बता सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया कि जब भी आपको बाजार कीमत पर ज्ञात करना हो, बाजार कीमत पर ज्ञात करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, बाजार कीमत पर ज्ञात करना है और साधन लागत आपको दी हुई है। क्या चीज दी हुई है, साधन लागत आपको दी हुई है इसके अंदर, तो हम बाजार कीमत साधन लागत है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाएगा। अगर आपको साधन लागत पर ज्ञात करनी है तो फिर हम क्या करेंगे कि बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे इसमें। अब देखो इसके अंदर अभी मैंने जो उदाहरण दिया उसके हिसाब से देखो, यहां समझ में आ जाएगा आपको कि साधन लागत कितनी थी, इसमें मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ, सब चीजें, कच्चा माल वगैरह, ये 10 रुपए की थी। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या था, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर
पीछे हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या चीज होती है अभी? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का ये सूत्र होता है अप्रत्यक्ष कर में से क्या करेंगे हम? आर्थिक सहायता को घटाएंगे। आर्थिक सहायता जो है वो घटेगी, यही तो पढ़ा था हमने। अप्रत्यक्ष कर कितना? 5, जो अभी उदाहरण था। और अप्रत्यक्ष कर में आर्थिक सहायता कितनी? 2, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना लगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 10 प्लस 3 रुपए था। साधन लागत कितनी थी? 10, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है? 5 में से 2 घटाए 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वस्तु बाजार मूल्य पर कितने की बिक रही है? बाजार कीमत कितनी है इसकी? 10 प्लस 3 13 रुपए हो गई। तो कितनी हो गई इसमें? 13 रुपए हो गई। अगर सरकार आर्थिक सहायता नहीं देती तो 10 प्लस 5 15 में बिकती। चूंकि उसने आर्थिक सहायता दी है इसलिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यहाँ बनेगा। अप्रत्यक्ष कर में से हम सब्सिडी को घटाएंगे, जिससे 5 में से 2 घटाया 3 रुपए अपने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें मिला, जो कि साधन लागत में जुड़ गया। तो साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़ा तो बाजार कीमत 13 रुपए प्राप्त हुई। इसी तरह से देखो, अगर आपको बाजार कीमत पता है तो अब देखो बाजार कीमत कितनी है? 13 थी। इस क्वेश्चन के हिसाब से बाजार कीमत अभी हमने कितनी बनाई? मार्केट प्राइस कितनी बनाई? 13 बना था, ये 13। तो अगर बाजार कीमत दी हुई है 13 रुपए और आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है वो दिया हुआ है कितना? 3 रुपए, तो साधन लागत फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई? 10 हो गई इसके अंदर। तो इस तरह से आप जो है बाजार कीमत और साधन लागत जो है इसमें अंतर बता सकते हो। तो ये हमने 3 कंसेप्ट किए। इसके बाद ही हमारे जो ये नेक्स्ट अवधारणाएं होगी, आपको ये 3 कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ही हम जो है वो आगे का कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जितनी भी अवधारणाएं हैं, जीडीपी जीएनपी वगैरह जितनी भी है, इन सब अवधारणाओं को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।